ये बात है साल 2023 की। ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर मिलता है। पेजर एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका यूज स्मार्टफोन आने से पहले मैसेज भेजने के लिए होता था। कंपनी पेजर बनाना शुरू करती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पेजर हिजबुल्लाह के लिए बनाए जा रहे थे। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 महीने पहले ये पेजर अपने लड़ाकों को दिए थे। इनमें से कुछ ईरान तो कुछ सीरिया भी भेजे गए, जिसके बाद हिजबुल्लाह के लोग इन्हीं का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। लेकिन सितंबर आते आते इन पेजर्स में अचानक कुछ गड़बड़ियां आने लगी। तब हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को इन पर डाउट हुआ। वो इनकी चेकिंग करवाने ही वाले थे कि तभी उनमें से एक का मर्डर हो गया। फिर आया 17 सितंबर 2024 और अचानक एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट होने लगे। किसी के हाथ में तो किसी की जेब में रखे पेजर फटते गए, जिससे 40 की डेथ हो गई और बाकी घायल हो गए। लेबनान के हॉस्पिटल्स में घायलों की भीड़ लग गई और इन्हीं में एक थे ईरान के राजदूत भी। ये अटैक एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसमें नाम आया इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का। लेकिन मोसाद ने इसकी प्लानिंग कैसे की, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तभी से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर अटैक कर रहे थे। हालांकि इजराइल की आर्मी उनके फोन से लोकेशन ट्रैक कर लेती थी, इसलिए उन्होंने फोन की बजाय पेजर यूज करने का प्लान बनाया। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का डिवाइस देखा होगा। ये पेजर ही था। पेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रैक करना मुश्किल था तो ये फटा कैसे। तो हुआ यूं कि जब मोसाद को पता चला कि हिजबुल्लाह पेजर बनवाना चाहता है, तो उसने BSA नाम की एक शेल कंपनी बनाई। इस कंपनी ने जैसे तैसे करके हिजबुल्लाह से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से इनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई। जब ताइवान से पेजर बनकर आए तो उनमें बारूद भरकर सिग्नल लगा दिए गए। इजराइल का प्लान ये था कि इन्हें तब ब्लास्ट किया जाएगा जब ये लड़ाकों के फेस के ज्यादा करीब होंगे। लेकिन जब हिजबुल्लाह कमांडर्स को इस पर शक हुआ तो उन्हें टाइम से पहले ही ब्लास्ट कर दिया गया। 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी भी इसी तरह से फटने लगे, जिस वजह से लड़ाकों के मन में डर बैठ गया। वैसे तो इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसके पीछे मोसाद को ही मास्टरमाइंड माना। अब हर किसी को इंतजार था हिजबुल्लाह के जवाब का, लेकिन दुनिया तब दंग रह गई जब 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को ही मार गिराया। वो नसरुल्लाह जिसने हिजबुल्लाह को इतना ताकतवर बनाया, वो नसरुल्लाह जिसने इजराइल की आर्मी को लेबनान से खदेड़ा, वो नसरुल्लाह जिसके पास 50,000 लड़ाके और 10 लाख मिसाइलें थीं, वो नसरुल्लाह जिसकी आर्मी लेबनान की अपनी आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल थी। कहते हैं कि नसरुल्लाह की मौत की खबर पर पहली बार में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 27 सितंबर शुक्रवार को जब लोग अपना वीकेंड प्लान कर रहे थे, तब ये खबर आई और अगले दिन इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने इसे वेरीफाई करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नसरुल्लाह अब इस दुनिया में और आतंक नहीं फैला पाएगा। इसके बाद इजराइल और खुद हिजबुल्लाह ने यह कंफर्म किया कि नसरुल्लाह वाकई मारे गए हैं। लेकिन सवाल आता है कैसे इजराइल ने किया हसन नसरुल्लाह का खात्मा? क्यों नसरुल्लाह था इजराइल के लिए इतना बड़ा चैलेंज? इजराइल हमास की जंग के बीच लेबनान क्या कर रहा है? और नसरुल्लाह की मौत का दुख लेबनान से ज्यादा ईरान को क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है लेबनान के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा द क्रॉसरोड्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर वेस्टर्न एशिया में मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर बसा है लेबनान। लेबनान मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है जिसके नॉर्थ ईस्ट में सीरिया और साउथ में इजराइल है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी 55 लाख है और यहाँ की कैपिटल सिटी है बेरूत। वहीं बेरूत जहां आज इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ी है, वहीं बेरूत जहां हर दिन मिसाइल अटैक होते हैं, वहीं बेरूत जो आज खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। यहाँ दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट आते थे, लोगों को मर्जी से जीने की फ्रीडम मिली थी, देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और नाइट कल्चर तो इतना शानदार था कि लोग इसे पार्टी कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते थे। लेकिन लेबनान का कल्चर
इतना ओपन कैसे था? ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। लेबनान की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से। तब ये सीरिया का पार्ट था और यहाँ वक्त के साथ साथ अलग अलग किंगडम्स ने रूल किया। पहले रोमन और फिर ग्रीक आए और रोमन पीरियड में ही यहाँ आई क्रिश्चियनिटी। कहते हैं कि फिलिस्तीन के पड़ोसी बेथलहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और एक वेडिंग अटेंड करने वो लेबनान की टायर सिटी के काना विलेज में आए थे। बाइबल के मुताबिक यहीं पर पानी को वाइन में कन्वर्ट करके जीसस ने अपना पहला चमत्कार दिखाया और जब रोमन आर्मी उनके पीछे पड़ी तो गुफा में शरण भी उन्होंने यहीं पर ली थी। फिर आई 5th सेंचुरी, जब बिशप मरीन ने माउंट लेबनान में आकर लोगों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू किया। तब यहाँ के बहुत से लोग ईसाई बन गए जिन्हें कहा जाने लगा मैरोनाइट्स। इसके बाद यहाँ पर टर्की के बहुत ही ताकतवर ओटोमन एम्पायर ने हमला किया और इसी के साथ लेबनान में एंट्री हुई इस्लाम की। टर्क्स के आने के बाद लेबनान का मेन रिलीजन बना इस्लाम और मेन लैंग्वेज बनी अरबी। आगे चलकर यहाँ के शिया मुस्लिम की एक ब्रांच जिसे ड्रूज कहते हैं, उनका नंबर लेबनान में बढ़ने लगा और देखते ही देखते साउथ लेबनान पर ड्रूज और नॉर्थ लेबनान पर मैरोनाइट्स का कब्जा हो गया। इस तरह 20th सेंचुरी आते आते लेबनान ईसाई, शिया और सुन्नी इन तीनों धर्मों के लोगों का होमलैंड बन गया, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद क्रिश्चियंस की थी। लेकिन कहानी तब बदली जब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हुआ यूं कि ब्रिटेन, फ्रांस और अरब नेशंस ने मिलकर एक अलायंस बनाया और उन्होंने ओटोमन एम्पायर को इस जंग में हरा दिया। इन तीनों ने मिलकर इस बड़े से एम्पायर को आपस में बांट लिया और वेस्टर्न सीरिया का इलाका मिला फ्रांस को। फ्रांस ने इस पार्ट को सीरिया से काटकर लेबनान बनाया और 1 सितंबर 1926 को रिपब्लिक ऑफ लेबनान की स्थापना हुई। कहते हैं कि तब फ्रेंच ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यहीं पर वो बिजनेस भी करने लगे। 25 मई 1926 को लेबनान का संविधान बना। वैसे तो फ्रेंच ने यहाँ तीनों धर्मों के लोगों को वैल्यू दी, लेकिन लेबनान के रूट्स में क्रिश्चियनिटी ही थी। यही वजह थी कि वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ साथ मुस्लिम भी आज वर्जिन मैरी की पूजा करते हैं। फ्रेंच लोगों के आने से यहाँ का कल्चर चेंज हुआ। लेबनान के लोगों ने फ्रेंच कल्चर अडॉप्ट कर लिया और वो अरबी के साथ ही इंग्लिश और फ्रेंच बोलने लगे। कई सालों तक ये देश फ्रेंच कॉलोनी बनकर रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने अपनी पकड़ इस पर खो दी। कहते हैं कि इस जंग में पहले ही फ्रांस का बड़ा नुकसान हो चुका था और ऊपर से लेबनान के अंदर भी एंटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। नतीजा ये रहा कि फ्रांस को सीरिया और लेबनान को आजाद करना पड़ा। 1943 में फ्रेंच लेबनान से चले गए और जाते जाते यहाँ पर बना गए गवर्नमेंट। कहते हैं कि 1932 में हुए सेंसस के मुताबिक लेबनान में 51% क्रिश्चियंस, 22% सुन्नी और 19% के करीब शिया मुस्लिम्स रहते थे, जिनमें पॉलिटिकल पावर का सही से बंटवारा करने के लिए नेशनल पैक्ट लाया गया। इस पैक्ट के मुताबिक लेबनान के प्रेसिडेंट का पद मैरोनाइट क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और नेशनल असेंबली का स्पीकर शिया मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दिया गया ताकि सभी धर्मों के लोग खुश रहे। 1946 में फ्रांस की आर्मी ने लेबनान को पूरी तरह छोड़ दिया, जिसके बाद शुरू हुआ लेबनान का गोल्डन पीरियड। हुआ यूं कि उस दौर में लेबनान के पड़ोसी इस्लामिक देशों में काफी उथल-पुथल चल रही थी। ऐसे में वहां से बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन लेबनान आकर सेटल हो गए और यहाँ बिजनेस करना शुरू कर दिया। यहाँ बिजनेस पर सरकार का कंट्रोल कम था और वो स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करती थी, इसलिए दुनिया भर से कंपनियां लेबनान में आने लगी। इसी के साथ लेबनान में बेशुमार पैसा आया। 1950 से लेकर 56 तक करीब 7 सालों में यहाँ के पर कैपिटा इनकम 50% तक बढ़ गई। 1956 में यहाँ बैंक सीक्रेसी लॉ लाया गया, जिसमें बैंकों को किसी भी हाल में अपने कस्टमर्स की डिटेल शेयर करने से बैन कर दिया गया। कहते हैं कि इस लॉ के आते ही लेबनान के बैंक ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए सबसे सेफ प्लेस बन गए। दुनिया भर के लोगों ने यहाँ के बैंकों में अपने अकाउंट्स खुलवाए और बैंकिंग सेक्टर 200% की ग्रोथ पर आ गया। इसी के साथ बैंकों का पैसा 5 गुना बढ़ गया और लेबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा। कहते हैं कि मिस्र, सीरिया और इराक से आए अमीरों ने लेबनान में द स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत की, जहां रोजाना कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थी। लेबनान पर पहले ही फ्रेंच कल्चर का असर था। ऐसे में यहाँ की नाइट लाइफ काफी रंगीन थी। यहाँ शानदार नाइट क्लब्स थे, घूमने के लिए नेचुरल वंडर्स थे। यहाँ के रोमन टेम्पल, ग्रोटो केव, खूबसूरत बीचेस और मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट फूड का मजा लेने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे। दूसरी अरबिक कंट्रीज से अलग यहाँ महिलाओं को भी काफी फ्रीडम मिली थी। वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी, जॉब कर सकती थी और उनके पास वोटिंग राइट्स भी थे। माने कुल मिलाकर लेबनान में लोगों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी।
लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब उन्होंने दूसरे के फटे में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। अब वो कैसे? इसकी कहानी जानने के लिए हमें फिर थोड़ा पीछे चलना होगा। हुआ यूं कि जब 1943 में लेबनान बना तो ठीक 4 साल बाद उसी के पड़ोस में यहूदियों यानी कि जूइश का एक देश इजराइल भी बना। लेकिन इजराइल को मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन की 57% जमीन पर बसाया गया था, इसलिए अरब कंट्रीज ने इसे देश मानने से ही इनकार कर दिया। फिलिस्तीन से हमदर्दी लेबनान को भी थी, इसलिए 1948 में हुए अरब इजराइल वॉर में उसने अरब कंट्रीज का साथ दिया। हालांकि इस वॉर में इजराइल जीत गया और उसने बैक टू बैक अरब कंट्रीज को इतनी बुरी तरह पस्त किया कि फिलिस्तीन के बहुत बड़े हिस्से पर अब उसी का राज हो गया। उस वक्त फिलिस्तीन के बहुत से लोग भागकर पड़ोसी देशों में आ गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ। पीएलओ इजराइल को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने इजरायली आर्मी पर अटैक करना शुरू किया। इसी वजह से फिलिस्तीन में और उथल पुथल मची और लाखों की तादाद में रिफ्यूजी लेबनान में जमा हो गए। कहते हैं कि 1975 आते आते लेबनान में रिफ्यूजीज की संख्या 10 लाख हो गई, जिस वजह से मेरोनाइट क्रिश्चियंस टेंशन में आ गए। कहते हैं कि ये रिफ्यूजी इजराइल पर अटैक करते थे, जिस वजह से इजराइल और लेबनान में दुश्मनी ठन गई और इसीलिए क्रिश्चियंस इन्हें बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि लेबनान के मुस्लिम फिलिस्तीन के इन रिफ्यूजीज के साथ थे, इसीलिए सरकार इन्हें चाहकर भी बाहर नहीं कर पाई। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीएलओ ने अपने हेडक्वार्टर को ही बेरूत में शिफ्ट कर लिया। इतिहास बताता है कि पीएलओ का हेडक्वार्टर उन दिनों जॉर्डन में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग जॉर्डन की गवर्नमेंट को ही इग्नोर करने लगे, जिस वजह से जॉर्डन की गवर्नमेंट ने पीएलओ के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चलाया। इससे घबराकर पीएलओ के लोग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जमा होने लगे और सीरिया की हेल्प से इन्होंने लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूत में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इस वजह से लेबनान और इजराइल की दुश्मनी और बढ़ गई और इसी ने लेबनान में सिविल वॉर छिड़वा दिया। कहते हैं कि लेबनान में पहले से ही क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के बीच तनातनी चल रही थी। इसके पीछे 3 वजहें थीं। पहले तो ये कि शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिमों को लगता था कि यहाँ के अहम पदों पर क्रिश्चियंस का कब्जा है, इसलिए वो खफा थे। दूसरा कारण ये था कि लेबनान के क्रिश्चियंस अमीर होते जा रहे थे और मुस्लिम गरीब के गरीब थे, जिस वजह से मुस्लिमों को लगने लगा कि उन्हें जानबूझकर दबाया जा रहा है। तीसरा कारण थे फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज, जिनकी वजह से लेबनान में सुन्नी मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई थी और क्रिश्चियंस इसी वजह से इनसिक्योर हो गए थे। और यही आग में घी का काम किया पीएलओ ने आकर। अप्रैल 1975 की बात है। लेबनान में कुछ लोगों ने एक चर्च के बाहर 4 क्रिश्चियंस को गोली से उड़ा दिया, जिसका इल्जाम फिलिस्तीनियों पर लगा और उनकी एक बस पर क्रिश्चियंस ने अटैक कर दिया। इस अटैक में 27 लोग मारे गए, जिसके बाद लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। कहते हैं कि ईस्टर्न बेरूत में क्रिश्चियंस तो वहीं वेस्टर्न बेरूत में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों पार्ट डिवाइड हो गए और एक दूसरे के इलाकों में जाने पर यहाँ लोगों का मर्डर भी होने लगा। देखते ही देखते मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के अलग अलग गुट बन गए और हालात ये हो गए कि 1975 के आखिर तक 29 उग्रवादी संगठनों के 2 लाख लोग आपस में लड़ रहे थे। इधर लेबनान में रहने वाले मछुआरों ने वहां के प्रेसिडेंट पर भेदभाव के आरोप लगाए और मामला और सुलझा दिया। कहते हैं कि इस वजह से लेफ्ट पार्टियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन मछुआरों का कहना था कि प्रेसिडेंट मछली पकड़ने का अधिकार सिर्फ क्रिश्चियंस को देकर इकोनॉमिकल मोनोपोली चाहते हैं, जिसके बाद लेफ्ट पार्टीज के नेता सड़कों पर उतर आए और पीएलओ ने उनका सपोर्ट किया। यही वजह रही कि सरकार के हाथ से मामला निकल गया और देखते ही देखते सिविल वॉर बेहद खतरनाक हो गया। कहते हैं कि इस वॉर में मुस्लिमों का पलड़ा भारी था, क्योंकि लेबनान के ड्रूज को पीएलओ का सपोर्ट था। इस सिविल वॉर में ये जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी इजराइल ने लेबनान पर अटैक करने की धमकी दे दी। अब सीरिया ये नहीं चाहता था कि इजराइल लेबनान को तबाह कर दे, इसलिए उसने पीएलओ को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी उतारी। इस तरह 1976 में सीरिया की आर्मी ने लेबनान में एंटर किया और वहां के 40,000 सैनिकों ने लेबनान में 1500 मुस्लिमों का नरसंहार कर दिया। कहते हैं कि सीरिया के डर से ही पीएलओ को बैकफुट पर आना पड़ा, जिससे थोड़ी शांति तो बनी, लेकिन 10 साल तक लेबनान बेहाल ही रहा। इसी बीच 1982 में लेबनान में इलेक्शन हुए और बशीर गेमायल ने चुनाव जीता, लेकिन वो राष्ट्रपति बन पाते उससे पहले ही उनका मर्डर हो गया, जिसके इल्जाम लगे पीएलओ पर।
कहते हैं कि बशीर को इजराइल का सपोर्ट था, इसलिए खफा होकर इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। इजराइल के सपोर्ट से बशीर के भाई प्रेसिडेंट बने और लेबनान बना पीएलओ, सीरिया और इजराइल के बीच का एक बैटल ग्राउंड। कहते हैं कि इजराइल की आर्मी ने उन दिनों 3000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे खफा शिया मुस्लिमों ने हिजबुल्लाह नाम से एक नया गुट बनाया। इस गुट को सपोर्ट किया ईरान ने। कहते हैं कि हिजबुल्लाह यूएसए, रशिया और इजराइल तीनों को अपना दुश्मन मानता था। इसने पीएलओ को सपोर्ट करना शुरू किया। उधर मैरोनाइट क्रिश्चियंस ने साउथ लेबनान आर्मी यानी कि एसएलए बनाई, जिन्होंने इजराइल की आर्मी को सपोर्ट करना शुरू किया। इस तरह शुरुआत में हिजबुल्लाह एक बैक सपोर्टर था, जो लेबनान में डिप्लॉय दूसरे देशों की आर्मी पर हमला करता था। हिजबुल्लाह को बड़ा बनाया बालबेक के कमांडर हसन नसरुल्लाह ने। नसरुल्लाह कौन था, ये जानने के लिए हमें फिर से चलना पड़ेगा लेबनान के गोल्डन एज 1960 में। 31 अगस्त 1960 की बात है। हम्मोद सिटी में एक सब्जी बेचने वाले के घर हसन नसरुल्लाह का जन्म हुआ, जो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। जब वो सिर्फ 15 साल का था, तभी से लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया और तब नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बने अमन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो इस्लाम की स्टडीज के लिए इराक चला गया, लेकिन जब वहां से शिया मुस्लिमों को निकाला जाने लगा तो वो वापस बेरूत आ गया। यहाँ आकर उसने अमन मूवमेंट को रिजॉइन किया और 1982 में इसी से निकली एक नई ब्रांच हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। कहते हैं कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए बहुत ही जल्द उसे पूरे बेरूत का कमांडर बना दिया गया था। और जब इजराइल ने प्रेजेंट चीफ कमांडर अब्बास अल मुसाबी को मार गिराया, तब नसरुल्लाह को पूरे हिजबुल्लाह की ही कमान दे दी गई। नसरुल्लाह के आने से हिजबुल्लाह को ताकत मिली और उसने इस संगठन को रीऑर्गेनाइज किया। उसने इसमें काम करने के लिए अलग अलग विंग बनाई और पॉलिटिक्स में भी हिजबुल्लाह को एंटर करवाया। कहते हैं कि लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए हिजबुल्लाह ने जनता के लिए हॉस्पिटल और स्कूल्स बनवाए, किसानों को टेक्निकल हेल्प और ट्रेनिंग दी। लेबनान के प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सस्ता इलाज लोगों को हिजबुल्लाह के हॉस्पिटल्स में मिलता है। और यहाँ पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बनाने के साथ साथ उसने सोशल सर्विस प्रोग्राम भी चलाए। कहते हैं कि आज भी लेबनान के 4 बड़े हॉस्पिटल, 12 क्लिनिक, 12 स्कूल और 2 एग्रीकल्चर सेंटर हिजबुल्लाह चला रहा है। वो अपने मेंबर्स को फ्री में इलाज देता है, साथ ही वो फिलिस्तीन रिफ्यूजियों के डेवलपमेंट पर खासा जोर देता है। कहते हैं कि हिजबुल्लाह का टारगेट शुरू से ही फिलिस्तीन के रिफ्यूजी और शिया मुस्लिम रहे हैं। उन्हीं के सपोर्ट से वो लेबनान का सबसे ताकतवर ग्रुप बना। 1990 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद हर एक छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप ने हथियार डाल दिए, लेकिन हिजबुल्लाह को कोई नहीं रोक पाया। हिजबुल्लाह के मेंबर आज भी लेबनान में इलेक्शन लड़ते हैं। इनकी आर्मी लेबनीज आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। कहते हैं कि सिविल वॉर से हिजबुल्लाह का ही फायदा हुआ, क्योंकि तब लेबनान के मूल निवासी यहाँ से भाग गए और जिसमें ज्यादातर थे क्रिश्चियंस। कहते हैं कि सिविल वॉर के उन सालों में 9 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ा, जिस वजह से क्रिश्चियंस घटकर 30% रह गए और मुस्लिम 69% होकर मेजोरिटी में आ गए। ईरान और शिया मुस्लिमों के सपोर्ट से हिजबुल्लाह दिनों दिन बढ़ता गया, लेकिन उसकी असली ताकत तब पता चली जब उसकी वजह से इजरायली आर्मी को लेबनान छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ लेबनान में इलेक्शन जीतकर हिजबुल्लाह के लोग पार्लियामेंट पहुंचे। ऐसे में सरकार भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया, जिस वजह से 33 दिनों तक इजराइल ने लेबनान पर मिसाइलें बरसाई और तब हिजबुल्लाह लोगों के लिए सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा। कहते हैं कि इससे नसरुल्लाह लेबनान में फेमस तो हो गया, लेकिन साथ ही वो इजराइल की रडार पर भी आ गया। हालांकि अब तक ये इजराइल पर गुरिल्ला वॉरफेयर ही करता था, लेकिन डायरेक्ट वॉर का ऐलान तब हुआ जब इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। हमास फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में सेटल एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पूरे इजराइल को ही मिटाना चाहता था। वैसे तो हमास और इजराइल के बीच जंग चलती रहती थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को उसने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया, जिससे गुस्साए इजराइल ने गाजा पर अटैक कर दिया और ये जंग आज भी जारी है। हमास ने क्या किया, कैसे किया, वो कैसे बना, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन उसका सपोर्ट करने के चक्कर में हिजबुल्लाह ने इजराइल से डायरेक्ट वॉर शुरू कर दिया। कहते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का फेस है। उसी के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान ने इजराइल में इतनी तबाही मचाई कि नॉर्थ इजराइल के 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
जिसके बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया और 17 सितंबर 2024 में लेबनान में पेजर ब्लास्ट होने लगे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर डायरेक्ट बॉम्बिंग शुरू कर दी और पहले ही दिन हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया, जिस पर अमेरिका ने 60 करोड़ का इनाम रखा था। बदले में हिजबुल्लाह ने भी अटैक किए, लेकिन इजराइल को वो रोक नहीं सका, क्योंकि ठीक 3 दिन बाद 23 सितंबर को इजराइल ने बेरूत सिटी के पास दाहिए में अमेरिकन फाइटर जेट F-35 से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। कहते हैं कि उसने 80 टन वजनी बम गिराया और इस बम ने 20 मीटर अंदर बने बंकर के भी चिथड़े उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नसरुल्लाह और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के डेप्यूटी चीफ उस वक्त इसी बंकर में थे जो इस हमले में मारे गए। ये ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, जिसका दुख लेबनान से ज्यादा ईरान में मनाया गया। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी, लेकिन साथ ही अपने धार्मिक नेता अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को भी सेफ जगह भिजवा दिया, जिससे दुनिया में ये मैसेज गया कि ईरान के सुर अब कमजोर हो चुके हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इजराइल ने हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप को एक एक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 30 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को मारा। फिर 20 सितंबर को इब्राहिम अकील समेत दर्जन भर और कमांडर मारे गए। 26 सितंबर को हुए ड्रोन अटैक में मोहम्मद हुसैन सुरूर मारा गया और फिर मारा गया सैयद हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ था। उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ बना हाशिम सैफुद्दीन, जो 1964 में साउथ लेबनान के शिया परिवार में पैदा हुआ था। कहते हैं कि वो नसरुल्लाह का क्लासमेट था और दोनों ने हिजबुल्लाह को एक साथ ज्वाइन किया था। वो ईरान की आर्मी में रहे जनरल कासिम सुलेमानी का रिलेटिव था, जिसे 2020 में बगदाद हमले में यूएसए ने मार गिराया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही इजरायली आर्मी ने सैफुद्दीन को भी मार गिराया, जिसके बाद ईरान ने इस वॉर में डायरेक्ट एंट्री की। अब ये जंग ईरान और इजराइल में चल रही है, लेकिन सवाल आता है कि लेबनान क्यों? ना तो इस देश के पास इतना पैसा है, ना यहाँ के लोगों को इससे ज्यादा मतलब है। ये बिल्कुल साफ है कि लेबनान ने खुद को बेवजह बर्बाद किया है। और जब इस बात को लेकर 1969 में लेबनान के प्रधानमंत्री साइब सलाम से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है और लेबनान अपनी किस्मत से बचकर भाग नहीं सकता। दरअसल साइब से एक पत्रकार ने पूछा था कि फिलिस्तीन का साथ देकर क्या आप लेबनान की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा रहे हैं? तब उन्होंने सिगार पीते हुए मजे मजे में कहा कि ये तो लेबनान की किस्मत है। और आज 55 साल बाद तक लेबनान की सरकारों के इसी रवैये के कारण ये खूबसूरत देश इजराइल और ईरान की जंग के बीच फंस गया है। जहां बाकी के अरब देश जैसे कि मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब इस जंग से पीछे हट गए हैं, वहीं लेबनान अब इसमें अकेला पड़ गया है। हालांकि इन सालों में कई बार लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जाने की कोशिशें भी की। मई 2008 में लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह के प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क की जानकारी सऊदी अरब और अमेरिका को दे दी थी, जिससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने बेरूत के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। आज इसी हिस्से पर इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ी है। इजराइल का कहना है कि वो आतंकियों की जिंदगी को इस तरह जहन्नुम बना देगा कि वो खाना खाने और पानी पीने तक से डरेंगे, और इजराइल ऐसा कर भी रहा है। तभी तो हिजबुल्लाह ने सीज फायर की डिमांड की है, वो भी बिना किसी कंडीशन के। पहले वो कह रहे थे कि जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होगा तब तक लेबनान में भी नहीं होगा, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर इजराइल से सीज फायर चाहते हैं। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि अभी उनके रुकने का कोई इरादा नहीं है। उल्टा इजराइल लेबनान पर पानी के जरिए भी हमला कर रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में चल रहा ये घमासान कब और कैसे रुकेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आप जाने से पहले हमें ये जरूर बताकर जाएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अपने सजेशन आप हमें इस मेल एड्रेस पर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।